5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रह करके मैंने अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उल्टा करती है। इसने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ अगर नारा है तो 80-20 क्यों? और इसीलिए यह बांटो और राज करो, दलितों पिछड़ों को आपस में कई खेमे में बांट करके सत्ता में पहुंचने की रणनीति तय करती है। 2022 के चुनाव में आप चाहते तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने फाजिल नगर को ही क्यों चुना? इसलिए कि कुशीनगर से मेरा विशेष लगाव है। ये 2 महापुरुषों की धरती है। एक तो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है और दूसरी स्वामी महावीर जैन की ये कर्मस्थली है। हाजीनगर विधानसभा में मैं आया हूँ जनता की सेवा के लिए, विकास कार्यों को सरजमी पर हाजीनगर के उतारने के लिए और साथ ही साथ उस सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में देकर समाजवादी पार्टी सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारे से बाहर करने के। अभी हम लोग पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास उपस्थित है और अभी हम लोग जो है होटल पथिक निवास कुशीनगर में है। जानकारी के लिए बता दूं कि 332 विधानसभा फाजिल नगर में जब पता चला कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का, तो पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई। चूंकि इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो फाजिल नगर विधानसभा है आज इनके वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना और भाजपा को क्यों छोड़ा। इसके साथ साथ हम लोग इनके चुनावी मुद्दे के बारे में जानेंगे कि किस एजेंडे के साथ ये फाजिल नगर विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल परिवार को। मंत्री जी, आप 2022 के चुनाव में आप चाहते तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने फाजिल नगर को ही क्यों चुना? इसलिए कि कुशीनगर से मेरा विशेष लगाव है। ये 2 महापुरुषों की धरती है। एक तो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है और दूसरी स्वामी महावीर जैन की ये कर्मस्थली है। इसलिए इस जनपद से मेरा विशेष लगाव है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बिहार सीमा से सटा हुआ यह जनपद और फाजिल नगर विधानसभा अंतिम विधानसभा होने के नाते बहुत सी विकास कार्यों से भी पिछड़ा हुआ है। इसी जनपद में परोना विधानसभा से 3 बार मैं लगातार विधायक रह चुका हूं। उसके पहले मैं जनपद रायबरेली के डलमू विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुका हूं। 1 बार सदस्य विधान परिषद भी रह चुका हूं और इस बार मैंने सोचा कि जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है फाजिल नगर विधानसभा, जहां की जनता ने पिछले साल भर से लगातार मेरे संपर्क में रह करके मांग भी करते रहे कि आप तो परोना विधानसभा से 3 बार विधायक हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि फाजिल नगर के लोग चाहते हैं कि एक बार आप फाजिल नगर विधानसभा में आए। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए फाजिल नगर विधानसभा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि इस सबसे पिछड़े क्षेत्र फाजिल नगर में इस बार हम विधानसभा चुनाव जीत करके वहां की जनता का सेवा करें और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को क्षेत्रीय जनता की प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार एक एक करके उसको सूचित करें। और इसीलिए फाजिल नगर विधानसभा हमने चुना। दूसरा कारण यह भी है कि फाजिल नगर लगातार 2-3 बार से समाजवादी पार्टी सीट हार रही थी, तो मैंने सोचा मैं हारी हुई सीट जीतूंगा और अपनी जीती हुई सीट पर अपने किसी कार्यकर्ता को जिताऊंगा। और इसीलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का मैंने संकल्प लिया है, एक एक विधानसभा हमें जीतना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए हम अपनी राजनीतिक गोड़ भी बिछा रहे हैं और एक एक सीट जीतने का हम अपना रणनीति के तहत कार्य भी कर रहे हैं। और उसी क्रम में फाजिल नगर विधानसभा में मैं आया हूं जनता की सेवा के लिए, विकास कार्यों को सरजमी पर फाजिल नगर के उतारने के लिए और साथ ही साथ
उस सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में देकर समाजवादी पार्टी सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारे से बाहर करने के लिए 2016 के बाद और 22 से पहले आप भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़े और जीत करके पटरौना विधानसभा से आप कैबिनेट मंत्रिमंडल को भी संभाला। जैसा कि आप श्रम एवं सेवा योजन व समन्वयक मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आपने कार्य किया, लेकिन ऐसा क्या आपको लगा कि आपने फाजिलनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अखिलेश यादव जी को आपने ज्यादा महत्व दिया? देखिए, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रह करके मैंने अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उल्टा करती है। इसने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर नारा है तो 80-20 क्यों? और इसीलिए यह बांटो और राज करो, दलितों पिछड़ों को आपस में कई खेमे में बांट करके सत्ता में पहुंचने की रणनीति तय करती है। कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड चल करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तार तार करके हिंदू के नाम पर वोट हथियाने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ सत्ता में आने के बाद मैंने इसका असली चेहरा देखा। जिन दलितों और पिछड़ों ने झूम करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था, सत्ता में आने के बाद उन्हीं दलितों और पिछड़ों का आरक्षण अजगर की तरह निकल गए। आरक्षित जगहों पर मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को बैठा दिए। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप हिंदू की दुहाई देते हो तो 25% दलित, 54-56% पिछड़ा, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर ये 80-82% हिंदू नहीं है तो आपकी नजर में हिंदू कौन है? एक चीज। दूसरी चीज, आप मनचाहे तरीके से पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में, पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थानों में आप मुख्यमंत्री जी अपनी बिरादरी के लोगों को और अपने समकक्ष लोगों को भर रहे हैं। एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर दलितों और पिछड़ों में क्या पाप किया था? और एक चीज। दूसरी चीज, पिछली सरकार बनाने में किसानों की अहम भूमिका थी। किसान सरकार बनने के बाद किसान विरोधी बिल ला करके किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली मर्तबा किसानों को सालों साल लाखों की तादाद में खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। चुनाव आई, जनाधार किसान एक डर सताने लगा, औने पौने बिल भी वापस हो गया। ये वोट के सौदागर है। अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का दंगा भी करा सकते हैं, देश का बंटवारा भी करा सकते हैं, भाईचारे को तार तार भी कर सकते हैं, दलितों और पिछड़ों के हक को आगर की तरह निगल भी सकते हैं, किसानों पर लाठियां भी भिजवा सकते हैं, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। इनकी गलत नीतियों से आज हमारा छोटा और मध्यम व्यापारी आज कटोरा लेके खड़ा हो गया है, खाने के लिए मोहताज है। कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और जब देखा कि ये दलितों पिछड़ों की विरोधी है, किसान विरोधी है, बेरोजगार नौजवान विरोधी है, छोटे मध्यम व्यापारी विरोधी है, ये उत्तर प्रदेश को शोषण का अपना चरागाह बना लिया है, अड्डा बना लिया है, तो हमने कहा इस भारतीय जनता पार्टी को 2017 के पहले इसको 14 साल का वनवास था, मैं फिर से इसको वनवास भेजूंगा और योगी सरकार का सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के शोषण से मुक्त कराने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में फिर से एक विकास का जनसैलाब चलेगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की भाईचारा की डोर को और मजबूती मिलेगी। देश के राजनीति में आपने अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन 2022 में किया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के एक कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर के। तो क्या आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, फाजिलनगर विधानसभा 332 जो कि कुशीनगर जनपद में स्थित है, तो क्या वहां की जनता आपको 2022 के चुनाव में सपोर्ट कर रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और मैं हमेशा जनता की ही सेवा में समर्पित भाव से राजनीति में आया।
मैं सत्ता में रहूं, विपक्ष में रहूं, जब भी कहीं भी रहूं, प्रतिदिन 1500 लोग मुझसे मिलते हैं। मैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास होती है। और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता हमें अपनी संपत्ति मानता है, हम कार्यकर्ता को अपना सब कुछ मानते हैं। और यही कारण है कि ये दोनों का जो आपसी प्यार है, तालमेल है, स्नेह है, हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वहीं पर कार्यकर्ताओं का जनसंवाद चल पड़ता है, नया इतिहास की पारी शुरू हो जाती है। और आज जब मैंने निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ही निर्णय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करके ये गुजरात के हिंद महासागर में भेज करके फिर से इनको अपनी हैसियत को बताने का काम करूंगा कि जो आप 16 के पहले, 14, 17 के पहले जिस तरीके से आप वनवास झेल रहे थे, फिर से आपको वनवास झेलने जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐप के माध्यम से आपको जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को शोषण का अखाड़ा बना दिया है। इनकी गलत नीतियों से आज किसान त्रस्त है, बेरोजगार नौजवान त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, दलितों पिछड़ों का शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर गुंडा राज है, जातवाद का नंगा नाच है, राष्ट्रवाद का नारा देने वाले जातवाद के गंगा में नहा रहे हैं और एक तरफा जातवाद का डंडा चला करके दलितों, पिछड़ों, किसानों, गरीबों, नौजवानों, व्यापारियों सबको तबाह कर रहे हैं। इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें और साथ ही साथ सावधान भी रहे, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव हुआ है वहां पर जनता ने इनको नकारा है। बौखलाहट में ये कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा भी करा सकते हैं। इसलिए मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा बनाए रखेंगे, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के साजिश का शिकार होने से बचेंगे। चलते चलते और सबसे आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये है, ऐसा आपके कार्यकर्ता और आपके सपोर्टर का कहना है कि अखिलेश यादव जी ने आपको आश्वासन दिया है कि अगर आप फाजिलनगर विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो वो आपको डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका देंगे। देखिए, राजनीति में न कोई शर्त होती है और न आश्वासन का कोई स्थान होता है। मैं वैचारिक रूप से राजनीति करता हूं और विचारों के साथ खड़ा होता हूं। तो यह बात कहां तक सही है? अब सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को सर्वाधिकार होता है, किसको किस रूप में कहां कार्य देता है ये उस पर निर्भर करता है। हमारी अपनी कोई मांग, अपनी कोई चाहत नहीं है। हम तो जनता की सेवा भावना से राजनीति में आए हैं और उसी भावना से हम काम करते हैं। सत्ता में रहते हैं तो पूरी ताकत के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में अपने को समर्पित करते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो उसकी बात को मजबूती से सदन के अंदर और सदन के बाहर रखते हैं। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। शुक्रिया, आप सभी को बहुत